हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज आपने जो टॉपिक पढ़ना है वो है मोशन इन 2D। ठीक है, 2 डायमेंशन में आपने मोशन पढ़नी है या फिर मोशन इन प्लेन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो अभी तक आपने जितने भी टॉपिक किए हैं ना, उसमें हमने मोशन को क्या पढ़ा था, 1D में, यानी एक स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। ठीक है, तो उससे पहले हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यानी इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी भी बॉडी, जो कोई भी बॉडी जो है, अगर वो मूव कर रही हो और सिर्फ उसका एक एक्सिस चेंज हो रहा हो, मिसाल के तौर पर आप देखो ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस ही चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस पे उसकी जो पोजीशन है वो वही की वही है। ठीक है, अब आप थोड़ी से को उठा के थोड़ा सा ऊपर रख लो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बाल जब मूव कर रही है तो यहाँ पे फिर y की पोजीशन वही है बिल्कुल, सिर्फ x की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह की जो मोशन होती है ना, जिसमें बॉडी का सिर्फ एक एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हों, जबकि दूसरा जो है उसके वैसे ही रहे, तो इसको हम कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। अब हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है, नया चैप्टर स्टार्ट करना है, उसमें हम मोशन को पढ़ेंगे 2 डायमेंशन में। ठीक है, अब सबसे पहले आप थोड़ा सा रिकॉल कर लो कि वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं। बेटा, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है, लाइक फोर्स, लाइक डिस्प्लेसमेंट, लाइक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, और स्केलर जो होते हैं वो होते हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी होती है, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे स्पीड, जैसे वर्क, एनर्जी एट्सेट्रा। ओके, तो ये हो गई आपकी वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन। अब आपने पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने मोशन पढ़ी थी ना स्ट्रेट लाइन में, वहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। इसी तरह 2D में भी हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ना हम पोजीशन को डिस्कस करेंगे। पोजीशन को आप कैसे डिस्कस करोगे, इमेजिन करो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और ये बॉल यहाँ पे पड़ी है। तो अब यहाँ पे आपको पोजीशन क्या बताती होती है, ठीक है, पोजीशन के बारे में आप पहले देखो। पोजीशन आपको बताती होती है कि आपका बॉडी जो है वो कहाँ पे पड़ा है और उस तक पहुँचने के लिए आपको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या करेगा, यानी अगर आपने इस बॉडी की पोजीशन बतानी है तो आप क्या करोगे, एक वेक्टर लोगे जो ओरिजिन से स्टार्ट होता होगा और वो आपको इस डायरेक्शन में इस पॉइंट के साथ मिला दोगे। अब ये पॉइंट क्या करेगा कि आप, यानी ये वाला वेक्टर जो है वो क्या करेगा, ये एक तो आपको बॉडी के कोऑर्डिनेट बताएगा कि y के अलोंग वो किस पॉइंट पे पड़ी है और x के अलोंग वो किस पॉइंट पे पड़ी है। इसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताएगा कि किस डायरेक्शन में आप जाओगे, मूव करोगे तो आप उस पॉइंट तक पहुंच सकोगे। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे और पॉइंट ले लेते हैं। तो इसकी पोजीशन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे एक वेक्टर जो जाके इस पॉइंट पर दूसरे पॉइंट को मिला देगा। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट को, इस बाल की देखो, अगर इसकी पोजीशन को बताना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेगा और जाके इस पॉइंट तक मूव कर जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन की तो आपको समझ आ गई ना कि 2D में हम पोजीशन कैसे लेते हैं। तो इसी तरह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, समझो बेटा, ये हम तब यूज़ करते हैं जब पार्टिकल जो है वो 2D में मूव करता है। ठीक है, अब मूव कैसे करता है, समझो आपने यहाँ से ये बॉल फेंकी, ठीक है, और वो जब यहाँ से गई और यहाँ पे आके दोबारा गिर गई, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस से वो प्रोजेक्टाइल मोशन में गई, जैसे आप बॉल को फेंकते हो। तो जब बॉल को फेंकोगे तो वो ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे आ जाएगी, तो इस तरह से ये एक ट्रिजेक्ट्री बनाती हुई जाएगी। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में देखो तो आपका एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, लेकिन साथ साथ इस मोशन में इसका वाई एक्सिस भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है वो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है। अब अगर आपने डिस्प्लेसमेंट देखना तो क्या करते हो आप, डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए आप देखते हो कि पहले एक पॉइंट जो था वो यहाँ पे पड़ा था P, अब इसने यहाँ से मूव किया और मूव करने के बाद ये किसी दूसरे पॉइंट पर चला गया। अब आपने इसका डिस्प्लेसमेंट देखना है ना कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। तो आप क्या करते हो, देखो जो पहले वाला पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर समझो, इसको बोल लो R1। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है P2, यानी जिस पॉइंट पे अब वो दोबारा गया है, इसको आप बोल लो R2। अब इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट आपको क्या बताएगा, देखो बेटा, इसकी डायरेक्शन दोनों की आपको नज़र आ रही है एरो हेड से। अब डायरेक्शन जिस अगर यानी इस पॉइंट ने जिस डायरेक्शन में मूव किया है ना, तो आप वहाँ से दूसरी डायरेक्शन में, यानी उसके फाइनल पोजीशन तक एक वेक्टर ड्रा कर दोगे।
अब इस वेक्टर को अगर आप ट्राइंगुलर लॉ से देखो तो ये क्या है, पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और जो पहले की टेल को दूसरे के हेड के साथ मिलाता है वो दूसरा वेक्टर, ठीक है। यानी ये R1 था, ये R2 था, सही है। तो अब क्या होगा कि अगर आप इसको देखो, इसको आप डेल्टा R बोल दो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो 2 डायमेंशन में होता है उसको आप डेल R बोलते हो। अब यहाँ पे हेड टू टेल रूल के मुताबिक ट्रायंगुलर लॉ जो है उसके मुताबिक जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R1 पहला वेक्टर प्लस डेल R इक्वल टू आपके पास आ जाएगा R2। अब आपको डेल R चाहिए तो R2 R1 जो होगा वो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो डेल R आपके पास आ जाएगा R2 माइनस R1। अब बेटा ये वेक्टर है जो आपको बताता है कि आपका बॉडी जो है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, कवर किया है, और उसके साथ साथ उसने किस डायरेक्शन में मूव किया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, जब आप इसको शो करते हो ना तो आप कैसे करते हो, देखो R1 आपके पास होता है xi x1i प्लस y1j, ठीक है। अब x1 आपको शो करता है कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना था, y1 आपको शो करता है कि पार्टिकल जो जब p1 पे था तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या था। अब i और j तो आपने पीछे पढ़ लिया है कि क्या होता है, ठीक है। i होता है आपके पास क्या, यूनिट वेक्टर, ठीक है, और j क्या होता है, ये भी यूनिट वेक्टर होता है। i आपको बताता है कि आपका बॉडी जो है वो किधर है, x डायरेक्शन में, और j जो है वो आपको बताता है कि ये जो आपका यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन बता रहा है y। इसी तरह जब आप R2 लोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, x2i प्लस y2j। ओके, तो यहाँ पे जब आपने डेल R निकालना है तो ये डेल्टा R आपके पास हो जाएगा, R1 की R2 की वैल्यू लगा दो x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j। अब यहाँ पे आप इनको कर लो, इकट्ठा कर लो, तो x2 माइनस x1 और साथ में यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर i आ गया प्लस y2 माइनस y1 इंटू j। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसका एक डिस्प्लेसमेंट जो है उसका एक x कोऑर्डिनेट भी है और y कोऑर्डिनेट भी है। तो इसका मतलब है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो उसमें दोनों ही जो कोऑर्डिनेट हैं वो चेंज आए हैं। ये है चेंज इन, इसको आप लिख सकते हो डेल R की जगह पे डेल xi प्लस डेल yj, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये डेल्टा आपको शो करता है कि चेंज आया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि x डायरेक्शन में कितना चेंज आया और y डायरेक्शन में कितना चेंज आया, जिसके नतीजे में आपको ये डिस्प्लेसमेंट मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज जो है वो बोथ कोऑर्डिनेट्स में आया है, x एक्सिस में भी आया है और y एक्सिस के अलॉन्ग भी आया है, तो आप इसको कहते हो कि ये 2 डायमेंशन में है। ओके, अभी तक आपको डिस्प्लेसमेंट की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने डिस्कस करना है वेलोसिटी को। तो बच्चों वेलोसिटी जो है वो आपने पहले भी पढ़ी हुई है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखते हो, ठीक है, कि आपके डिस्प्लेसमेंट में 1 डायमेंशन में कितना चेंज आया। यानी अब आपको पता है कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं, तो वो v बराबर होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है। अब अगर आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसको आप डेल R रख लो, ठीक है, तो ये क्या होगा डेल R बाय डेल T, ठीक है। अब ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। अब आपने यहाँ पे चेंज जो डेल्टा R है उसको आपने देखा था कि क्या है, इसकी जगह पे आप लगा दोगे डेल्टा xi ओवर प्लस डेल्टा yj और इसके ऊपर कैप लगाएंगे यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए, और ओवर डेल्टा t। अब आपको बेटा पता है कि डेल्टा t जो है यानी t जो है वो तो स्केलर है ना, तो फिर इसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब आप इनको अलग अलग कर लो तो ये वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी डेल x बाई डेल्टा t i यूनिट वेक्टर प्लस डेल y ओवर डेल t j यूनिट वेक्टर, सही है। अब ये आपके पास x बाई टी है, तो इसका मतलब है चेंज इन x एक्सिस अलोंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चेंज इन
आपके बॉडी की पोजीशन में जो एक्स के अलोंग चेंज आया है यूनिट टाइम में, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, वी एक्स आई, और इसको आप लिख सकते हो वी वाई जे, ठीक है। ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपकी बॉडी की 2 डायमेंशन में उसका फार्मूला आ गया, ठीक है। अब दोबारा से देख लो, ये जो आपकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग थी ये है, और ये आपकी वेलोसिटी जो वाई एक्सिस के अलोंग थी, क्योंकि आपका बॉडी जब मूव कर रहा है तो उसका एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, उसका वाई एक्सिस के अलोंग भी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो फिर इस वजह से इस फार्मूला में आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग आपके वेलोसिटी को शो करवाया गया है, ठीक है। अब बेटा वेलोसिटी तो आपने पढ़ ली, ठीक है। ये है यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि आपके बॉडी ने गिवन इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया यूनिफॉर्मली, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल वही है कि जब भी आप कहीं घर से जाते हो स्कूल, ठीक है, यही मेरा ठिकाना है तो हमने यहीं पे रहना है, बस घर से स्कूल ही जाना है, ठीक है, इससे आगे आपने कहीं नहीं जाना। तो आप घर से स्कूल जाते हो तो आपकी वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं रहती, कहीं पे आप तेज़ी से जाते हो, कहीं पे आपकी वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, कहीं पे आपकी वेलोसिटी होती है कम, ठीक है। तो लेकिन जब आपने यहाँ पे इसको T1 रखा और इसको T2 रखा, तो फिर डजेंट मैटर, यानी एवरेज वेलोसिटी आपको ये नहीं बताती कि कहाँ पे आपकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, कहाँ पे आपकी वेलोसिटी कम थी, बस आपको ये बताती है कि इस पूरे इंटरवल में अगर आपने एक जितनी आपकी वेलोसिटी रही तो कितनी रही, ठीक है। ये आपको ये नहीं बताती कि आपकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी नहीं होगी, बस यहाँ पे आप ये कंसिडर कर लेते हो कि इस पूरे इंटरवल में आपकी वेलोसिटी जो है वो सेम रही, ओके। अब सेम रही है तो कितनी रही है, बस आपको ये बताती है अगर सेम है तो कितनी है। लेकिन अगर आपने किसी खास पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप करते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को यूज़, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, देखो बेटा, आप ना घर से निकले हो, ठीक है, और शॉप पे गए हो, सही है, और यहाँ से जाते जाते आपकी जो स्पीड थी वो कहीं पे ज़्यादा हो गई, कहीं पे आपको आपका दोस्त दोस्त मिल गया रास्ते में, और वहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए शॉप पे गए, ठीक है। अब जब आपने देखा कि मैं चाहता हूँ कि जब हम शॉप पे बिल्कुल पहुँचने वाले थे तो वहाँ पे मुझे पता चले मेरी वेलोसिटी कितनी थी, तो उसके लिए आप क्या करते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको यूज़ करते हो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट स्पेसिफिक इंस्टेंट, ठीक है, ख़ास इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी आपको उससे मतलब है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दोगे, जितना जितना देखो, अगर आपने 10 मिनट में समझो 2 किलोमीटर फासला तय किया है, तो 5 मिनट में ऑफ कोर्स आपने कितना किया होगा, 1 किलोमीटर किया होगा ना। अब अगर आप उसको और छोटा कर दो, ठीक है, 5 मिनट की बजाय उसको 2 मिनट कर लो, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट और कम कवर किया होगा। अगर आप 2 मिनट की बजाय 1 मिनट कर दो तो आपका डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे उतना ही कम होगा। यानी जैसे जैसे आप अपना टाइम कम करते जाते हो वैसे वैसे आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और जब आप कम डिस्प्लेसमेंट को कम टाइम पे डिवाइड करते हो तो क्या होता है कि आपको जो वेलोसिटी मिलती है वो भी कम मिलती है, यानी उसी ख़ास इंस्टेंट पे मिलती है। तो इसमें आप क्या करते हो कि टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर लेते हो कि टाइम आपका, तो बेटा जब आप टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देते हो तो क्या होता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी बहुत छोटा मिलता है। मिसाल के तौर पर जब आपने 0 से लेकर 10 मिनट्स तक का फासला जो था इन टाइम इंटरवल रखा, तो आपको इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। यानी आप समझोगे कि आपने टाइम 0 से टाइम 10 मिनट तक जितना भी फासला कवर किया है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किया है, ठीक है। अब 10 मिनट की बजाय अगर आप टाइम इंटरवल को छोटा कर दो, यानी 0 से लेकर 5 तक कर दो, तो आपको जो टाइम इंटरवल मिलेगा वो 0, यानी आपको क्या पता चलेगा कि आपने 0 से लेकर 5 मिनट तक जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ किया है, और कितना किया है, ठीक है। अब अगर आप इसको क्या होगा कि टाइम इंटरवल को 5 की बजाय 2 मिनट तक ले आओ, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो इतने डिस्प्लेसमेंट में मिलेगी, ठीक है।
कि आपकी वेलोसिटी इतने डिस्प्लेसमेंट में कितनी रही, ठीक है। जब आप 2 की बजाय उसको 1 मिनट कर दोगे तो 1 मिनट में आपकी वेलोसिटी, इस 1 मिनट में आपकी वेलोसिटी कितनी रही वो आपको बता देगा। फिर अगर आप इस 1 मिनट को भी 30 सेकंड तक ले आते हो तो क्या होगा कि आपको वेलोसिटी मिलेगी कि इन 30 सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी थी। अब अगर 30 सेकंड की बजाय भी आप 0 से 20 सेकंड तक का टाइम इंटरवल रख लेते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी 0 से लेकर 20 सेकंड तक वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी। इस तरह से जब आप टाइम इंटरवल को छोटा करते जाते हो ना तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली छोटा होता जाता है, ठीक है। और आप उस इंस्टेंस पे अपनी वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो। और इस इंस्टेंस पे जो आपने अपनी वेलोसिटी को फाइंड किया है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपको पता है कि आपने पीछे पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है कि जब आप डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देते हो तो आपके पास v इंस्टेंटेनियस होगी डेल डी ओवर डेल टी। बस यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे आपकी लिमिट लग जाएगी कि डेल्टा टी जो है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, कि डेल्टा टी जो है वो बहुत छोटा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपने डेल डी जो है इसको आप डेल्टा आर रख लो, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट जो निकाला है अभी अभी 2 डायमेंशन में, तो वहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए डेल्टा आर यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिमिट लगा दो ऐसे ही, डेल टी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को और डेल टी। अब आपको पता है कि डेल आर आपके पास क्या था, ठीक है। वो आपके पास था आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, यानी यहाँ पे भी डेल्टा था यहाँ पे भी डेल्टा था ओवर टाइम। ओके, अब यहाँ पे भी लिमिट लगा लो वैसे कि वैसे ही कि डेल्टा टी जो है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। अब यहाँ पे आपने क्योंकि डेल टी जो है वो क्या है स्केलर है, तो इस वजह से इसके साथ कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं आया, तो अब हम इनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिमिट लगा लो, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू आ जाएगा लिमिट डेल टी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को और डेल आर बाय डेल टी एक्सन, ओके, प्लस डेल आर वाई ओवर डेल टी और साथ में आ जाएगा आपके पास जे, ठीक है। अब ये आर एक्स आपको शो करता है कि ये डिस्प्लेसमेंट आपका अलोंग एक्स एक्सिस था, और ये आर वाई डेल्टा आर वाई जो है वो आपको शो कर रहा है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है वो अलोंग वाई कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप इन दोनों के साथ लिमिट लगा दो तो ये आपके पास आ जाएगा v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को डेल्टा आर एक्स ओवर डेल्टा टी आई प्लस लिमिट डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को डेल्टा आर वाई ओवर डेल्टा टी और साथ में आ जाएगा जे। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है आपका जो यूनिट टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओवर, तो ये रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये अलोंग किसके चेंज हुआ है, एक्स के चेंज हुआ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट डेल टी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो आप इसको डी की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, यानी इसको आप डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि जब आपके पास लिमिट हो ना कि जो आपका टाइम है यानी उसका इंटरवल अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, वी इंस्टेंटेनियस को डी आर बाय डी टी प्लस डी आर एक्स है ये और डी आर वाई ओवर डी टी, ठीक है। अब डी आर एक्स को आप डी एक्स भी लिख सकते हो सिंपली, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। तो जब आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेनी हो तो आप कैसे लेते हो, इस फार्मूला के ज़रिए लेते हो। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ओके, इज़ इट क्लियर? अच्छा, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला तो आ गया बेटा।
ठीक है, इसको आप आई लगा दो, इसके साथ जे लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। अब आपने करना ये है कि अब आपको इसका फार्मूला पता चल गया, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अब आप कहोगे कि स्ट्रेट लाइन में तो ये होता है कि जब भी आप मूव कर रहे होते हो तो जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट कवर होता है ना, तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे भी जब आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो ना टू डायमेंशन में, तो वहाँ पे भी आपकी वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब आप इस ग्राफ को देखो, ठीक है, देखो बेटा, आपने पहले ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, समझो, ठीक है। आपने ये देखो डिस्प्लेसमेंट आपका कवर हुआ है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपको डिस्प्लेसमेंट जो यानी एवरेज वेलोसिटी मिलेगी वो इतनी मिलेगी। अब आपको पता है कि जब डेल्टा टी छोटा होता जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, तो आपका डेल्टा टी भी है जो छोटा होता जाएगा। अब समझो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आपने क्यू को पास ले आए, तो अब आपका पी और क्यू, तो अब आपकी वेलोसिटी जो होगी वो इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। अब अगर आपने दो पॉइंट्स को इतना करीब ले आए कि जैसे टाइम डेल्टा टाइम टी जो है यानी इन दोनों के दरमियान में फ़र्क जो है टाइम का वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो क्या होगा कि ये पॉइंट्स जो होंगे वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो किधर आएगी, अलोंग टेंजेंट आएगी, ठीक है। इज़ इट क्लियर। तो अब इसका मतलब ये है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना वो अलोंग टेंजेंट होती है ग्राफ के, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट पे आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप इस टेंजेंट के अलोंग फाइंड कर सकते हो, सही है। अब अगर आपने इसकी इसी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड लेनी हो तो कैसे ले सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो आपको पता है कि आपकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस जो है वो बराबर हो dx/dt प्लस dy/dt, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, v इंस्टेंटेनियस को, ये भी एक वेक्टर ही है ना, तो आप जब इसको आप लिख सकते हो vxi यूनिट वेक्टर और इसको लिख सकते हो vyj यूनिट वेक्टर। अब अगर आपको इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप कैसे लोगे, ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैग्नीट्यूड रूल लगाओगे, v इंस्टेंटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा आपके पास vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, और जब आप इस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दोगे इसके साथ, तो ये आपके पास v इंस्टेंटेनियस आ जाएगी vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अब ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई। अब अगर आप चाहते हो कि इस v इंस्टेंटेनियस की आपको डायरेक्शन भी पता चल जाए तो आप क्या यूज़ करोगे, tan थीटा यूज़ कर लोगे। tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, vy/vx, ओके। अब थीटा निकालने के लिए आपने क्या कर लेना है, इसको इन्वर्स कर लेना है। तो ये आपके पास डायरेक्शन का फार्मूला आ गया, ये इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया, और अगर आपने इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना है तो ये आ गया। अब हम अगली बारी जिस टॉपिक की है वो है क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जैसे आप पीछे इसको स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्या होती है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। अब इसको दोबारा यहाँ पे हम वही एग्जांपल ले लेते हैं कि समझो आपका पार्टिकल जो था वो पहले इस पॉइंट P पे था, ओके। अब P पॉइंट से वो किधर गया है, Q पे चला गया है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस P पॉइंट की का पोजीशन वेक्टर ये है, इस Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है। अब इसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो इस डायरेक्शन में किया है, सही है। तो इस ये डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए उसकी वेलोसिटी में कितनी चेंज आई है, ठीक है। कहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, कितनी ज़्यादा थी, और अगर उसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पे कम थी तो कितनी कम थी। इस चीज़ को देखने के लिए हम एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं, और वो भी करते हैं टू डायमेंशन में, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो कि आपकी वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है डेल एक्स बाई डेल टी आई और डेल वाई ओवर डेल टी जी।
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट along x एक्सिस और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, vxi प्लस vyj, यही लिख सकते हो ना, ये आपका यूनिट है, ये वेक्टर है। तो अब आपको पता है कि आपकी जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन वेलोसिटी के साथ है वही रिलेशन वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ गई वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज वो आ गया एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। ओके, अब ये हम बात कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन की, कि अगर आपने एक पॉइंट लिया, ज़ीरो से लिया, t इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, और उससे आप t इज़ इक्वल टू 20 तक गए। अब इस सारे इंटरवल में 0 से लेकर 20 तक आपने जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, वेलोसिटी में कितनी चेंज आई है, वो आप देखोगे कि एवरेज अगर यूनिफॉर्म चेंज आई है तो कितनी आई है। यहाँ पे आपको ये फार्मूला एवरेज एक्सेलरेशन का ये नहीं बताएगा कि किस पॉइंट पर आपकी एक्सेलरेशन ज़्यादा थी, किस पॉइंट पर आपकी एक्सेलरेशन कम थी, कहाँ पे आपकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही थी, कहाँ पे आपकी वेलोसिटी कम हो रही थी। ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि अगर आपने चलना शुरू किया t इज़ इक्वल टू 0 से और ख़त्म किया अपनी जर्नी t इज़ इक्वल टू 20 तक, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली कितनी चेंज हुई है। अगर आपने ये देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा या कहाँ पे कम थी, कितना फ़र्क था, उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, एवरेज एक्सेलरेशन जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास v जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, vx ओवर प्लस vy j ओवर टाइम। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया ये डेल्टा वी, ये यहाँ पे भी डेल्टा वी, क्योंकि चेंज लेना है ना हमने, डेल्टा वी और साथ में आई आ गया, और यहाँ पे डेल वी वाई जे। अब ये आपकी एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए एक्स आई, ओके, और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन जो है इन 2 डायमेंशन उसका फार्मूला आ गया है, सही है। अब ये तो हो गया फार्मूला, अब आपने देखनी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सही है। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तो हम ये कहते हैं कि अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और अगर एक्सेलरेशन कम हो रही, वेलोसिटी कम हो रही है, सॉरी, अगर आपकी वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, आपकी वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ऐसे ही है। लेकिन 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 ऐसा जो यूनिट 2 डायमेंशन है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, वहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान में जो एंगल होता है वो 0 to 180 होता है, या 0 होता है या 180 होता है, इससे ना कम होता है ना ज़्यादा, फिक्स्ड होता है। यानी या तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी और एंगल 0 होगा, और या उनकी डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी और वहाँ पे एंगल 180 होगा। यानी वेलोसिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अब होगा क्या कि अगर आपने 2 डायमेंशन में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो वहाँ पे आपकी जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो क्या होगी। तो बच्चों अभी आपने ना एक्सेलरेशन जो है उसका फॉर्मूला तो देख लिया, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी देख लिया। तो अब हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, टेंजेंट होती है।
तो अगर समझो आपकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो थी वो इसके अलोंग थी, समझो p, और इस पॉइंट के अलोंग आपकी वेलोसिटी थी ये q, तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये है आपका p और ये है आपका q, ये है p और ये है q। अब आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को आपने इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है विद अ वेक्टर। तो समझो ये आपका r है, तो हेड टू टेल रूल के अलोंग क्या होगा कि p प्लस r इक्वल टू q। तो आपकी ये आ जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू q माइनस p। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी वेलोसिटी जो थी वो इसके अलोंग थी, तो आपकी जो एक्सेलरेशन थी इस दो पॉइंट्स के दरमियान में, वो आपकी एक्सेलरेशन थी इसके अलोंग, ठीक है। अब आप इन पॉइंट्स को अपने थोड़ा सा करीब ले आओ, ठीक है। अब यानी यहाँ पे आपने एक और ग्राफ बना लो, यही वाला, ठीक है, ये कर्व है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को जब आप थोड़ा सा करीब ले आए हो, और तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब जब आप इसका ऐसे करोगे तो ये P है, ये Q है, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो भी ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी वेलोसिटी जो थी वो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करनी है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के ऊपर मर्ज करवा दो, ठीक है, जैसे ये है। अब यहाँ पे P और Q जो है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो गए हैं और उनकी डायरेक्शन जो है वो ये वाली है, सही है। तो इस केस में आपकी जो एक्सेलरेशन होगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एंगल कितना है, 90 डिग्रीज का। तो इसका मतलब ये है कि जब आप मोशन स्ट्रेट लाइन में देखते हो तो वहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान में जो एंगल होता है वो ज़ीरो होता है या फिर 180 होता है। ज़ीरो तब होता है जब वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ कर रही है तो उस टाइम में क्या होगा कि आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी आपकी वेलोसिटी की, और एंगल कितना होगा, 90 होगा, सॉरी 180 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एंगल आपका 90 और उससे ज़्यादा भी आ रहा है, कम भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप मोशन इन 2 डायमेंशन डिस्कस करते हो तो वहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान में एंगल है वो 0 और 180 के दरमियान में भी कुछ हो सकता है। ओके, तो चलो बच्चों आ जाओ, इसके फटाफट से हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। पहली जो एग्जांपल है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, वो क्या एक्सेलरेशन दी हुई है। कह रहे हैं एक्सेलरेशन अगर आपको इस इक्वेशन से गिवन की हुई हो तो आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का लिख लेते हैं हम, जो आपको इक्वेशन दी हुई है। ओके, अब आपको बेटा पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है। एक्सेलरेशन बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, 5t, सही है। अब t को ले जाके इधर आप मल्टीप्लाई करवा दो और dv ये आपके पास हो जाएगा 2t³ प्लस 5t इंटू dt। अब dt इधर अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा dv इक्वल टू 2t³ इंटू dt प्लस 5t इंटू dt, सही है। अब आपने क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो इस डिफरेंशियल को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, हम इंटीग्रेशन यूज़ करते होते हैं। तो दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो v आपके पास आ जाएगा 2t³ इंटू dt और इसकी इंटीग्रेशन प्लस 5t इंटू dt और इसकी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो 2 है वो भी बाहर निकल आएगा, t³ dt प्लस 5 इंटू टी dt। अब v आपके पास आ गया 2। अब इंटीग्रेशन में बेटा क्या होता है
कि अगर आपको फंक्शन यानी पावर के नीचे वाला फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आगे दिया हुआ हो तो उसकी पावर में एक ऐड कर देते होते हैं हम, तो ये 3+4/4 आ जाएगा इस तरह से। और इसी तरह ये आ जाएगा आपके पास 5t² / 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2, तो v आपके पास आ जाएगा t⁴/2 + 5/2t²। अब बेटा आपने वेलोसिटी किस पोजीशन पे पॉइंट पे फाइंड करनी थी? उन्होंने कहा था वेलोसिटी आपने 2 सेकंड पे फाइंड करनी है। t = 2 सेकंड दिया हुआ तो वैल्यू लगा दो। यहाँ पे आपके पास t 2⁴/2 + 5/2 × 2²। अभी आ जाएगा आपके पास 32/2 + 4 + 20/2, और ये आपके पास आ गया 16 + 10, और ये आ गया आपके पास 26। तो इसका मतलब है कि जब आपका टाइम 2 सेकंड था, यानी जब आपको जर्नी शुरू किए हुए 2 सेकंड हुई थी, तो उस वक्त आपकी वेलोसिटी जो थी वो 26 मीटर/सेकंड थी। सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जी कि एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक है, अब समझो हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर है, जो एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, यानी 2i + 3j, यानी ये यहाँ पे है। ओके, अब वो कहते हैं कि ये मूव कर जाता है एक ऐसे पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर है i + j। ठीक है, तो ये इधर मूव कर गया i + j। ठीक है, तो अब आपने क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका। सही है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में था और ये इस डायरेक्शन में था। तो बेटा आप इसको r1 बोल दो, इसको r2 बोल दो, और इसको आप निकाल लो ΔR। ठीक है, तो ΔR आपने निकालना है, तो वो आपके पास होगा ΔR। हेड टू टेल रूल को देख लो आप। यहाँ पे पहला वेक्टर है r1, फिर दूसरा वेक्टर है ΔR, और तीसरा वेक्टर r2। ΔR निकालना है तो r1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ΔR आ जाएगा r2 - r1। ओके, ये सारे वेक्टर्स हैं। अब आप यहाँ पे वैल्यूज लगा लो। ΔR, r2 आपको कितना दिया हुआ है? i + j, माइनस r1 आप कितना दिया हुआ है? 2i + 3j। ओके, अब आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये आ गया आपके पास -i, और ये आ गया आपके पास -2j। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो इतना कवर हुआ है। सही है। अब अगर आपने इस डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ये वाला फार्मूला यूज़ कर लोगे, x² + y²। तो यहाँ पे आपके पास -1² + -2², ये आपके पास हो जाएगा 1 + 4 और √5। इतना आपका डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है इस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड इसकी ये है, और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में देखो तो ये है। ठीक है, डायरेक्शन भी आप इसके निकाल सकते हो। कैसे? tan इनवर्स -2, और ये आपके पास आ गया थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 की वैल्यू जो आएगी वो इसकी इस वाले वेक्टर की, यानी ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला है उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब बच्चों आपने अगला क्वेश्चन करना है। उसमें आपको क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और आपसे बोला गया है कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली तो आप एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी फाइंड करोगे, वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। आप जानते हो कि एक्सेलरेशन बराबर होती है dv/dt की, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो आप पहले वेलोसिटी फाइंड कर लो।
क्योंकि वेलोसिटी बराबर होती है डी एक्स ओवर डी टी। तो एक्स या डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स बोल दो, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी टी, और अंदर आ जाएगा 2t³ प्लस 3t² माइनस 2t। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2 इंटू डी ओवर डी टी इंटू टी का क्यूब प्लस 3 इंटू डी ओवर डी टी टी स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू डी ओवर डी टी इंटू टी। अब होगा क्या कि वेलोसिटी आपकी आ जाएगी, यहाँ पे ये t³ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर में से एक n माइनस हो जाएगा, तो 6t² और इस वाले का डेरिवेटिव भी आएगा प्लस, अब ये भी 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6t और d और नीचे वाले का डेरिवेटिव भी। इसी तरह ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 6t² प्लस 6t प्लस 2। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। तो इसी को आप डिफरेंशिएट दोबारा से कर दो, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी, और ये आ जाएगा आपके पास 6t² प्लस 6t प्लस 2। अब होगा ये कि आप इनको जब इसका डिफरेंशियल लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12t प्लस 6, और ये कांस्टेंट जो होगा ये 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया है, इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब आपने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन किस पॉइंट पे, एट t इज इक्वल टू 5, ठीक है। t इज इक्वल टू 5 पे करनी है तो t की जगह पे 5 लगा दो। एक्सेलरेशन 12 इंटू 5 प्लस 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई इन 2 डायमेंशन, ठीक है। अब अगर आप इस एक्सेलरेशन की वैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करना, ओके। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, वो आपको वेलोसिटी दी हुई है और पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। सिंपली आपने डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना है, ठीक है। अब आप जानते हो बेटा वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी बराबर होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, ओके। अब आपने निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो t इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx आपके पास आ जाएगा v इंटू डी टी, राइट। अब आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना, सो दैट दिस डिफरेंशियल गॉट कैंसल आउट, और साथ में v डी टी। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू v का v आपके पास कितना है 5t प्लस 2, और साथ में आ जाएगा dt। अब आप इसको अलग अलग कर लो, 5t इंटू डी टी प्लस 2 इंटू डी टी, तो x आपके पास आ गया 5t²/2, क्योंकि अब अगर आपके पास फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो इंटीग्रेशन में, तो फिर आप क्या करते हो कि फंक्शन की पावर में एक ऐड करके उसको डिवाइड कर देते हो, तो यहाँ पे भी t आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बेसिकली हुआ ये है कि यहाँ पे 2 बाहर निकल गया और dt, अब ये डिफरेंशियल कैंसिल आउट हो गया और t आपके पास वैसे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन आपके पास आया है वो कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। तो बच्चों होप्स हो कि इन क्वेश्चंस के बाद आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। अल्लाह हाफिज़।